अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त एक अजीब व गरीब मुआशी, सियासी और आइनी बहरान का शिकार है। आजकल आप किसी से भी बात करें, मईशत के हवाले से लोगों से बात करें कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं, तो आपको ऐसी ऐसी दास्तानें, ऐसी ऐसी कहानियाँ जो हैं वो सुनने को मिलती हैं कि बंदा सर पीट कर रह जाए कि हमारे हुक्मरान आखिर उनको होश क्यों नहीं आता। और ये सारा मामला जो मईशत है, ये जुड़ी हुई है पाकिस्तान की सियासत और सियासी इस्तेहकाम से। अगर मुल्क में एक स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं होगी तो फिर कारोबार क्यों कर होगा, क्यों पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कारोबार ज़िंदगी कैसे चलेगा, हालात कैसे बेहतर होंगे। और इस तमाम मामले की जिम्मेदारी है पाकिस्तान की इस वक्त केयर टेकर हुकूमत पर। अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म 18 सितंबर को वो पाकिस्तान से रवाना हुए, न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क जाने से पहले उन्होंने पेरिस में जो है वो क़याम किया, पेरिस रुके, उन्होंने एफिल टावर की सैर की, वहाँ से वो न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क से वापसी पर वो हैरानकुन तौर पर लंदन रुके तकरीबन 3 दिन के लिए, जिसकी बज़ाहिर कोई बड़ी वजह मालूम नहीं हो सकी कि उनका लंदन जाने का क्या मकसद था। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्या उनकी कोई कॉल ऑन थी बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के साथ, या फिर किंग चार्ल्स के साथ उनका कॉल ऑन था? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके लिए वो लंदन गए? वहाँ से वो अब सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। 2 रोज़ का उनका सऊदी अरब का दौरा है। तकरीबन लगभग कुल मिलाकर 10 दिन जो है वो पाकिस्तान से बाहर ऑलरेडी गुजार चुके हैं। उनके मज़ीद दौरों की भी बातें हो रही हैं। तो वो निगरान वज़ीर आज़म, वो निगरान हुकूमत जिसने पाकिस्तान में एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है उसको इंश्योर करना है कि एक पार्लियामेंट के ख़त्म होने के बाद जो आइंदा पार्लियामेंट जो है वो बननी है इलेक्शंस के बाद, उसके लिए एक बेहतरीन फ़िज़ा बनाए, अपना काम करते हुए वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे। साथ ही पाकिस्तान को इस वक्त एक अजीब व गरीब आइनी और कानूनी बहरान का सामना है। आप किसी भी शख्स से बात करें, बहुत सारे लोग अब ये यकीन रखते हैं कि शायद पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी ना हमारे सियासतदानों का, ना हुक्मरानों का, ना रियासती इदारों का जो है वो कोई तरजीह नज़र आती है। फैज़ाबाद धरना केस बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है और 90 दिन से तो इलेक्शन का मामला निकल गया। पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होंगे, इस हवाले से भी कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है। और इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई, उसमें बहुत ही अहम एक चीज़ सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी लीडरशिप मातूब है। 9 मई के बाद उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनके लोग उसमें मुलव्वस थे, कार्रवाइयाँ चल रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाबंद सलासिल हैं, अडियाला जेल में मौजूद हैं। और एक ऐसी सूरत हाल में अगर कोई बदतरीन चीज़ हो सकती है कि एक तो आपकी पार्टी से लोग छोड़कर जा रहे हों, आपकी पार्टी के हिस्से बखरे हो रहे हों, पंजाब में IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अब विद इन द पार्टी जो बची कुछ ही पार्टी बची है उसमें दरारें सामने आ रही हैं। जो लीगल टीम है उसमें शेर अफजल मरवत साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लॉयर हैं, उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट्स की और संगीन इल्ज़ामात लगाए अपनी ही लीगल टीम के एक और मेंबर शुएब शाहीन के हवाले से। और उसके ऊपर अब एक मौक़िफ़ जो है वो आपने सुन लिया होगा, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने भी इसके हवाले से राय का इजहार किया। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने अब से चंद घंटे पहले अडियाला जेल जाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात की और इस मौजू के ऊपर उनकी बड़ी तफसीली बात हुई है। शुएब शाहीन साहब से भी बात करेंगे, शेर अफजल मरवत साहब से भी बात करेंगे इस प्रोग्राम में। और जो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियां हो रही हैं, लंदन में क्या चल रहा है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। लेकिन इस हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेर अफजल खान मरवत साहब, वो कानूनी टीम जिसने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की, उसका हिस्सा थे। शेर अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नकवी साहब। सर, पहले तो मुझे बताएं आज मुलाकात कैसी रही, क्या हिदायत जो है वो आपको मिली हैं, और लीगल टीम और कोर कमेटी आइंदा दिनों में क्या करने जा रही है? जी, आज खान साहब से मुलाकात रही। तमाम जो लीगल टीम के वकला हैं वो मौजूद थे, जिसमें बाबर अवान साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, अली जफर साहब थे और मैं था। तो तमाम जो इशूज थे वो डिस्कस हुए। सियासी मामलात, ज़्यादातर कानूनी मामलात डिस्कस हुए। कोर कमेटी के 2 मेंबरान में और बाबर अवान साहब थे, तो कोर कमेटी के हवाले से भी उन्होंने कुछ पैगामात हिदायत दी। और हमने
ان کی نئے جیل میں حالات ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیے، ایکوموڈیشن، تو یہ سارے معاملات تقریباً زیر بحث آئے۔ کیا ہدایات دی گئی ہیں آپ لوگوں کو، وہ ذرا بتائیے گا۔ ہم نے خان صاحب کو آگاہ کیا ملک کی سیاسی صورتحال پہ، بالخصوص پی ایم ایل این کا جو نیا بیانیہ ہے اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بیانات دیے ہیں، اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل صورتحال تھی ان سے بھی ان کو آگاہ کیا، جو نئے گیلپ سرویز آئے ہیں وہ بھی جو ہیں ڈسکشن میں ڈسکس ہوئے۔ تو یہ ہدایات انہوں نے 3-4 دی ہیں، جس میں ایک ہدایت یہ تھی کہ کور کمیٹی کے لیے یہ پیغام تھا کہ کے پی میں کنونشن جو ہیں وہ منعقد کرائے جائیں، اور دوسرے جو میرے اور اپنے کچھ لیگل ٹیم کے جو معاملات تھے، میں اس معاملے کی طرف آتا ہوں، مجھے یہ بھی بتائیے گا، ایک تو یہ کہ کل ملا کے کتنی دیر آپ کی ملاقات ہوئی، اور کیا نواز شریف سابق وزیر اعظم کی 21 اکتوبر کو واپسی، اس کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی؟ ڈسکس تو یہ ہوا کہ بیسیکلی کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ کیا ٹریٹمنٹ ان کو دے گی، اور جو آپشنز تھے وکلاء نے خان صاحب کو آگاہ کیا کہ قانونی طور پر جو ہیں پاکستان کا قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اور قانون سے ہٹ کر اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کو کیا فیور دے سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی، لیکن جو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دیکھنا ہے کہ عدلیہ جو ہے، چونکہ یہ عدالت کو مطلوب ہیں اور معاملات ان کے اور عدالت کے بیچ ہیں، کسی پراسیکیوشن ایجنسی، پولیس، نیب کے معاملات نہیں ہیں۔ نیب اپنی تحقیقات ختم کر کے چالان سبمٹ کر چکی تھی، ٹرائل ہو چکے ہیں اور کنوکشن ہو چکی ہے۔ اب اپیل کے سٹیج پہ ان کو جو ہے بیل پہ، انٹرم بیل پہ 426 کے تحت رہا کیا گیا، اور 4 ہفتے کے بعد جو ہیں اب 4 سال بعد آ رہے ہیں، تو لہذا وہ مطلوب عدالت کو ہیں، اور یہ معاملہ ان کے اور عدالت کے بیچ ہے، اور حکومت جو ہے اس کا کوئی رول نہیں بنتا ہے کوئی نیکی یا برائی دونوں کرنے میں۔ تو شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس دوران ظاہر ہے کہ جو ان کے مقدمات ہیں، ان مقدمات میں جو آپ جس طریقے سے پہلے موجود تھے آپ اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں گے، اور دوسرا آپ کے برطانیہ جانے کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے؟ جی، میں چونکہ میرے ایک بھائی اور ایک بہن ادھر لندن انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں، اور میں چونکہ 1 سال سے پاکستان سے باہر نہیں گیا ہوں، تقریباً میرا خیال ہے 1 سال ہو گیا ہے، اور میں ہر سال اگست کے مہینے میں انگلینڈ جاتا ہوں، اپنی فیملی وزٹ کرتا ہوں، لیکن اب یہاں پہ خان صاحب کے معاملات اور پی ٹی آئی کے معاملات کی وجہ سے میں ہل نہیں سکا، تو مجھے بڑے شرمندہ سے انداز میں مجھے خان صاحب کو ریکویسٹ کرنی پڑی کہ جس پر بادل نخواستہ انہوں نے مجھے 1 ہفتے کی اجازت دی ہے، اور میں 1 ہفتے جو ہیں وہ انگلینڈ وزٹ کر کے انشاءاللہ جوائن کروں گا۔ یہ 1 ہفتے کی تو تاریخ ہی پڑ جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں دراڑ ہے، آپ جس طریقے سے معاملات کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے، پھر کور کمیٹی کے حوالے سے آپ نے پبلکلی بہت سارے اعتراضات کیے، ٹویٹ کیا، آپ نے شعیب شاہین صاحب کے حوالے سے الزامات لگائے، اس معاملے کے اوپر بھی خان صاحب سے بات ہوئی، اور آپ کا ایگزیکٹلی شکوہ یا آپ کا الزام، آپ کا مدعا ہے کیا شعیب شاہین صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں، شعیب شاہین صاحب کی اور یہ لیگل ٹیم کے جو معاملات ہیں یا جو ہماری اختلاف رائے ہیں، وہ ساری چیزیں خان صاحب کے نوٹس میں پہلے سے تھی، وہ پہلے میں بھی بتا چکا تھا، وہ اپنی بھی جو ہیں انپٹ لے چکے تھے۔ آج جو ہیں یہ چیزیں دوبارہ ڈسکس ہوئی، اور جو اس پہ خان صاحب نے ایک مناسب سا فیصلہ کیا ہے، جو عمر ایوب صاحب کے ذریعے 1-2 ایام میں جو ہیں پبلک کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اچھا، یعنی کہ شعیب شاہین صاحب کے حوالے سے کوئی، اور آپ کے معاملے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، اور عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے، جبکہ گزشتہ روز جو ترجمان ہے پی ٹی آئی کا جو ہینڈل ہے آفیشل، جو جو انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتا ہے میڈیا کے ساتھ، انہوں نے جو بیان دیا اس کو آپ کا جو گفتگو ہے اور جو معاملہ ہے شعیب شاہین صاحب سے، اس کو ذاتی معاملہ آپ کا قرار دیا؟ جی، وہ جو پی ٹی آئی آفیشل کی طرف سے جو ٹویٹ آئی تھی،
वो भी मैं खान साहब के नोटिस में ले आया और जिस पे वो हैरान भी हुए और मुतासिफ भी हुए। मैंने कहा कि ये इस तरह ये 9 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं पीटीआई के इस अकाउंट को फॉलो करते हैं और इससे मैं अपनी बेतौकीरी महसूस कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और मैंने ये बातें आज जेल से निकलने के बाद उमर अयूब खान साहब से भी डिस्कस किए हैं। मैंने कल रात ही इस ट्वीट पे अपना जवाब दे दिया था। मैंने उस वक्त भी उस ट्वीट को कंडेम किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों वर्करों ने जो कमेंट दिए हैं वो मेरे हक में थे। बाकी जो शुएब शाहीन साहब का और मेरा मसला है वो भी खान साहब ने मुझे कहा है कि इसको मीडिया से आप दूर रखें मजीद, और उमर अयूब साहब के लिए जो है वो मैसेज कल या परसों भिजवाएंगे जिसमें वो मामलात को देखेंगे और इस चीज़ को प्राप्त करेंगे। लेकिन उमर अयूब साहब ने भी आज मुझे यही कहा कि अब इस इशू को मैं मजीद मीडिया में न उछालूं, तो लिहाजा मैं फर्दर में मेरा इरादा नहीं है कि इस इशू को मैं मजीद मीडिया पे डिस्कस करूं। यानी हम ये समझें कि अब आपके दरमियान सुलह सफाई हो गई है, या आप अब मसलहतन अपने चेयरमैन के कहने के ऊपर, उनकी हिदायत के ऊपर खामोशी इख्तियार कर लिया आपने? मैं कभी सुलह सफाई ऐसे मामलात पे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चेयरमैन साहब का हुक्म है और पार्टी की डिसिप्लिन है तो मैं तामील करूंगा। आपने अपने एक ट्वीट में ये भी चैलेंज किया कि आप साबित करेंगे कि शुएब शाहीन साहब गद्दार हैं। क्या अभी आप फिलहाल इस चैलेंज को पूरा करेंगे या आपने अभी खामोशी इख्तियार रखनी है? ये उमर अयूब साहब का काम है, मुझे बुलाएंगे, मुझसे एविडेंस तलब करेंगे, तो ये पार्टी का जो है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को अब देखना है, तो लिहाजा मैं अब अपने तई डायरेक्ट कोई एविडेंस कोई बात जो है वो शेयर करने से मुझे बाज रखा गया है। तो इस दौरान आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उनके मुकदमात में रिप्रेजेंट करते रहेंगे, मीडिया पर उनके बिहाफ पर, पार्टी के बिहाफ पर गुफ्तगू जारी रखेंगे? जी, खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि आप मेरे तर्जमान के तौर पे मेरा मौक़िफ़ जिस अंदाज में आप बयान कर रहे हैं, उन्होंने इसकी तारीफ की और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जारी रखना है और मैं जारी रखूंगा। मुकदमात के हवाले से मैंने उनको तजवीज़ दी कि जो आपकी ज़मानतें हैं, मैं इन ज़मानतों के इन इख्तिलाफ़ात की वजह से अलहदा होना चाहता हूं, ताकि जो लोग ज़मानतों को चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं अपने तरीके से, वो चला लें 60 अयाम के लिए। लेकिन खान साहब ने इसे इत्तेफाक नहीं किया और मुझे कहा कि मैं बदस्तूर अपना जो किरदार है, जो केसेस मुझे इंटरेस्ट हुए हैं और जो जमानतें हैं, उसमें मैं अपना किरदार उनके लिए अदा करता रहूंगा। आई हेट टू आस्क दिस, लेकिन जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, गुज़श्ता रोज़ उसमें एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया और एक चैनल के ऊपर प्रोग्राम के दौरान आपकी हाथापाई हुई। एग्जैक्टली ये वाक़या क्या हुआ था? एग्जैक्टली ये वाक़या इसी तरह हुआ जिस तरह मीडिया पे शेयर किया गया। देखिए, ये थोड़े से फासले पर दाएं बाएं मुझे और सेनेटर साहब को बिठाया गया और फिर जो है मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से और हुकूमती रिस्पांस के हवाले से सवाल किया। जावेद चौधरी साहब ने, जो सेनेटर साहब ने पहले जवाब दिया, लेकिन ज़्यादातर उसने सवाल का जवाब देने के बजाय इमरान खान पे कीचड़ उछाला। जब यही सवाल मुझसे पूछा गया तो मैंने नवाज शरीफ की आमद और हुकूमती रिस्पांस के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया, जिसमें मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो अदालती भगोड़ा हैं और उसको जो है कानून के मुताबिक हथकड़ियाँ पहनाई जानी चाहिए। कानून का इख्तिराम मुमकिन नहीं है कि इनके लिए कोई नया कानून जो है ईजाद किया जाए। ये अल्फाज शायद जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर को पसंद नहीं आए, जिस पर उन्होंने खान साहब के खिलाफ हरदसराई की, उनको बूट चाटने वाला और यहूदी और यहूदी का बेटा और वगैरह वगैरह अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद ये झगड़ा हुआ। ये मामला तहजीब के दायरे में रहता, आपको नहीं लगता कि तो बेहतर था? कि आपको लगता है कि मामला हाथापाई पे इस नहज के ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए था? पहली बात तो ये है कि ये जिम्मेदारी जो है
तमाम पार्टिसिपेंट्स पे आई हुत होती हैं बशमूल एंकर। जी। दूसरी बात ये है कि जब लोगों की मिजाजों का भी आपको पता हो, फिर इस तरह करीब बिठा के और मेरे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे बार बार कहने के बावजूद जो है मुसलसल चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो है नाजेबा गुफ्तगू कर रहे थे, और वो गुफ्तगू ऐसी नहीं थी। मैंने तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई ऐसे अल्फाज नहीं कहे थे कि यहूदी या यहूदी का बेटा या बूटचाट, न मैं इतने गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। तो लिहाजा उनको नहीं चाहिए था कि मेरी मौजूदगी में जो है इमरान खान के हवाले से ऐसी जबान इस्तेमाल करता, और फिर वो रुक भी नहीं रहा था। और उनका ख्याल ये था कि शायद दीगर लोगों की तरह मैं भी ये हजम कर जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता और नहीं था। किस तरह रोकता उसको? इसकी वीडियो, इसकी ज़ाहिर है कि वीडियो सामने नहीं आई, और उस वीडियो ना आने और इमेजेस सामने, इसकी तस्वीर सामने आने के बाद एक अजीबो गरीब किस्म का हंगामा मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर बहस है। और मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं, वहां से ये कहा जा रहा है, कोई ये दावा कर रहा है कि आपके वो जो है वो जदोकोब किया गया है, कोई ये दावा कर रहा है कि आपने जदोकोब किया है। ये जरा ये गुत्थी तो सुलझा दीजिए। देखिए, मैं ये कोई न मैं दावे करता हूं कि मैं कोई पहलवान हूं, या मैं रेसलर हूं, या मैं मार कटाई में कोई माहिर हूं, न मैं इन चीजों को पसंद करता हूं, ना अब मेरी उम्र ये है कि मैं ये चीजें जो हैं, और ये नाखुशगवार वाकया था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई चाराकार नहीं था। बाकी ये बताना कि मैंने ये तीर मारा, जबकि वो दूसरी तरफ सेनेटर साहब तो अपने अकाउंट पे बता रहे हैं कि वो बड़े पहलवान थे, तो बहरहाल अगर वो पहलवान थे तो वो जीता होगा। तो ये अच्छा चलें, ये बता दीजिए, स्टूडियो से आप चले गए थे या वो चले गए थे? इसके ऊपर भी 2 अकाउंट्स मौजूद हैं। नहीं, इस पे मैं दावे से और पूरे हल्फन कहता हूं कि वो जो हैं चले ही नहीं गए थे, बल्कि भागे थे, और मैं बैठा रहा 5 मिनट तक, और इस दौरान किसी ने मुझे पानी दिया, तो मैं नहीं गया था, उनको किसी और कमरे में बिठा दिया गया था। ये चीज मैं कंफर्म करता हूं। अच्छा, बस फाइनली अब मुझे बता दीजिएगा कि खान साहब से आपकी मुलाकात हुई। अटक जेल के हवाले से तो लीगल टीम हमें ये बता रही थी कि वो सेटल हो गए हैं, और आखिर वक्त में जब हालांकि मुंतकिली की दरख्वास्त मंजूर हो गई, वो जाना भी नहीं चाहते थे, और उन्होंने एक्सरसाइज मशीन भी मंगवा ली थी, खाने पीने का बंदोबस्त और मामलात भी सही हो गए थे, और वो जिस क्लास में जिन सहूलियात के साथ मौजूद थे उस पर राजी थे। अडयाला जेल आने के बाद उनकी वही सूरत हाल है, इत्मीनान का लेवल वही है, या वही जहाँ से अटक वाला मामला शुरू हुआ था, जेल का आगाज वाला, उस किस्म का मामला है? अटक जेल में जो साइज सेल का था वही 12x10 जो है, वही साइज का सेल जो है यहाँ पे उनको दिया गया है। खान साहब की गुफ्तगू से मैंने महसूस किया कि गोया यहाँ का माहौल, या जहाँ पे कमरा सेल है, सिक्योरिटी सेल, उनके साथ जो बरामदा हैं वो शायद 10-12 फुट का है, तो वो मेरे ख्याल में शायद बेहतर हालात उनके लिए अटक के थे रिहाइश के हवाले से, लेकिन वो इन चीज़ों में पड़ते नहीं हैं। लेकिन वो एक बात उन्होंने की कि वाक के लिए कोई जगह नहीं है, तो शायद वहाँ पे थी अटक में, क्योंकि ये मैंने पूछा नहीं, ये बात खान साहब ने बताई। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये वाकया जो पेश आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी 9 मई के वाकयात, उसमें बहुत सारे उनके लीडर्स और वर्कर्स का मुलव्वस होना, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अदालती कानूनी फ़िज़ा जो है वो कोई अच्छी नहीं है। और इस सूरत हाल में विद इन द पार्टी जो बच जाने वाली लीडरशिप है, या कोर कमेटी है, या उनकी लीगल टीम है, उसमें इस किस्म की दरारें पैदा होना तो यकीनन जो है वो एक बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और खड़ा हो गया है। ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि शुएब शाहीन साहब, जो अदर आप इस मामले में फरीक समझ सकते हैं, उनसे बात करके उनका वर्शन लेने की कोशिश करेंगे। उनके ऊपर आखिर इतने संगीन नौयत के इल्ज़ामात क्यों कर लगाए गए, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।